Hello and welcome once again, the students of 9th Standard English Medium. And this is going to be the last lecture of chapter number 15 of our social science book. ज्योग्राफी का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, उसका लास्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है ड्रेनेज सिस्टम। और जिन्होंने ये रेगुलरली लेक्चर्स देखे हैं, वीडियो लेक्चर्स, उनको पता ही होगा कि ड्रेनेज सिस्टम इस चैप्टर में बेसिकली हमने दो टाइप के मेन ड्रेनेज सिस्टम की चर्चा की है, हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। So in this last lecture we are going to discuss these points which I have already written on the board. Lakes, okay, which is also one of the most important water bodies for us, for our survival. It is obviously very useful. उसके बाद importance of lakes, हमारा जीवन में क्या उसका महत्व होता है वो, and then we are going to study economic importance of rivers. Then after, towards the end of the lesson, we are going to study river pollution, and then the last topic would be measures to prevent water pollution. इतने सारे टॉपिक्स जो है इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं लेक्स, ओके। लेकिन उसका रीडिंग शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो शायद आपको ऑलरेडी पता ही होगा, क्योंकि ये सब 8th स्टैंडर्ड में आ चुका है, ठीक है। जो डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ अर्थ के बारे में जो हम पढ़े थे 8th स्टैंडर्ड में, इन केस इफ यू ट्राई टू रिकॉल, देन वी हैव 4 स्फीयर्स ऑन द अर्थ: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, ठीक है। तो जनरली जो वाटर बॉडीज होते हैं उसको हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। पेज नंबर 119 में लिखा है, और ऑब्वियसली आपको शायद पता भी होगा कि हाइड्रोस्फीयर एग्जिस्ट्स ओवर 71% ऑफ द अर्थ's सरफेस। हमारे प्लैनेट का जितना भी सरफेस एरिया है उसका 71% एरिया हाइड्रोस्फीयर रोकता है। बाकी के 29% एरिया की अगर हम बात करें तो वो लिथोस्फीयर है, जहां पे हम लोग रहते हैं, हम रह के सर्वाइव करते हैं, हम इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं, हमारे घर, मकान, इंडस्ट्रीज वगैरह बनाते हैं, वो लिथोस्फीयर होता है, ठीक है। और हाइड्रोस्फीयर ऑब्वियसली इट ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस, दैट इज 71%। तो इतना सारा पानी है हमारे प्लैनेट के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद हमें ये सारा जो पानी होता है वो हमारे डायरेक्टली उपयोग के लिए नहीं है, बिकॉज उसके नीचे की लाइन में लिखा है अबाउट 97% ऑफ इट इज सलीन वाटर, ओके। जितना पानी हमारे पास अवेलेबल है उसमें से 97% जो है वो सलीन वाटर है, ठीक है। यानी ऐसा पानी जो डायरेक्टली कंज्यूमेबल नहीं है हमारे लिए। खराश वाला, क्षार से भरा हुआ जो है पानी, वो है समंदर का पानी। कैसा होता है आप लोग जानते ही हो। सो ऑब्वियसली इट इज नॉट डायरेक्टली कंज्यूमेबल पोर्टेबल वाटर फॉर अस, ठीक है। वैसा पानी 97। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंज्यूमेबल या तो फिर यूजेबल वाटर है वो सिर्फ 3% है। लेकिन उसमें भी नीचे की लाइन में लिखा है, वो मैं पढ़ूंगा, ओनली 3% वाटर इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर। 3% वाटर फ्रेश वाटर है, बट 1/4 ऑफ इट्स प्रोपोर्शन इज इन द फॉर्म ऑफ आइस। ये 3% हिस्सा जो फ्रेश वाटर पानी का है, उसमें भी उसका 1/4 प्रोपोर्शन, यानी कि वो 3% जो बचा उसका 25%, एक चौथाई हिस्सा, ठीक है, वो बर्फ के रूप में है। तो ऑब्वियसली उसको भी हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो फिर बाकी जितना पानी बचा है उसमें से दुनिया की जो ये 750 करोड़ की जनसंख्या है उसका सर्वाइवल होता है। सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि पानी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए बार बार ये मैसेज दिया जाता है। इवन आपके सिलेबस के टेक्स्ट बुक्स के जरिए भी ऐसा मैसेज दिया जाता है कि पानी का जो है वो जुडिशियस यूज होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सोच समझकर उसका उपयोग करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी को पोल्यूट नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें हमें याद रखना बहुत जरूरी है। तो
वो सब भी आएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर. वी आर डेफिनेटली गोइंग टू डिस्कस दैट. बट बिफोर दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट लेक्स. इंडिया में बहुत सारे लेक्स हैं, इसलिए यहाँ पे उसका भी एक टॉपिक रखा गया है. देयर आर मेनी लेक्स इन इंडिया. फ्रेश वाटर लेक्स आर फाउंड मोर इन द हिमालयन रीजन. ओके, अगर कंपैरिजन किया जाए इंडिया के अगर दो हिस्से किए जाए, हिमालयन रीजन और पेनिनसुलर रीजन, ठीक है, तो फ्रेश वाटर लेक्स की संख्या हिमालयन रीजन में ज्यादा है, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है साउथ इंडिया के मुकाबले. ठीक है, मोस्ट ऑफ द लेक्स कंटेन वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन. तो ये बहुत ही लॉजिकल फैक्ट है कि रेनी सीजन में ये लेक्स भरे हुए रहते हैं, और समर सीजन या जब रेनी सीजन नहीं होता है तो इसका पानी कम हो जाता है या तो सूख जाता है. इन कश्मीर ग्लेशियल लेक्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, कश्मीर में ग्लेशियल लेक्स बने हुए हैं. मतलब ये होता है कि बर्फ का पानी पिघल के कोई एक जगह पे जमा होता है और जो लेक कहलाया जाए उसको हम ग्लेशियल लेक्स कहेंगे, जो बर्फ के पानी से बना हुआ है. ओके, अ फ्यू लेक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू विंड, रिवर्स एंड ह्यूमन एक्शंस. कई बार आर्टिफिशियल यानी कि ह्यूमन एक्शन से भी लेक बनाए जाते हैं, एफर्ट्स करके, खास करके ऐसी जगहों पे जहाँ पे पानी की कमी है, वहां पे ह्यूमन लेबर काम में लाया जाता है और वहां पे लेक बना दिया जाता है. लेकिन कुदरती रूप से जो लेक्स बनते हैं वो विंड और रिवर की जो मोशन होती है, या तो रिवर का जो फ्लो होता है जिस डायरेक्शन में, उसकी वजह से लेक बनता है. इन रिवर्स हैविंग मैनी meanders, oxbow lakes are formed. ठीक है, जो बैल होता है उसके सिंग का जो शेप होता है, सी शेप जैसे हम कह सकते हैं, वैसे टाइप्स के लेक्स काफी बड़ी संख्या में बने हुए हैं, खास करके ऐसी रिवर के पास में जिसके मियांडर्स बहुत सारे होते हैं. हवा एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ती है, ठीक है, तो वहां पे छोटे छोटे सी शेप के जगह जगह पे मियांडर्स बन जाते हैं. और जो बहुत बड़ी साइज का मियांडर होता है, हाफ सर्कुलर टाइप का या तो सी शेप का, ओके, उसे ऑक्सबो लेक कहा जाता है, जिसका शेप जो होता है वो जो बैल होता है, बैल के सिंग का जो शेप होता है बिल्कुल वैसा शेप उसका लेक होता है. सो अगेन दैट काइंड ऑफ लेक इज नोन एज ऑक्सबो लेक. ठीक है, लेक्स सी टाइड्स हैव क्रिएटेड लगून लेक्स. अब ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है कि समंदर की जो टाइड्स होती है उससे बने हुए लेक्स होते हैं, उसको लगून लेक्स कहा जाता है. सो ऑब्वियसली दीज लेक्स आर लोकेटेड नियर टू द सी बीचेस. समंदर के किनारे ये लेक्स होते हैं, उसका पानी भी जो है वो समंदर के जैसा ही होता है. इट इज नॉट डायरेक्टली कंज्यूमेबल वाटर, ठीक है, लेकिन फिर भी just as a kind of a natural resource we can say that they are there. फिर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. चिल्का, कोलेरू एंड पुलिकट आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ लेक्स. ठीक है, ये लगून टाइप के लेक्स की अगर एग्जाम्पल आपको देना है तो इसके नाम लिख सकते हैं, चिल्का, कोलेरू और पुलिकट. सांभर लेक इन राजस्थान इज अ saline lake and salt is produced from it. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको आपको अंडरलाइन करना चाहिए. बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि इंडिया का, पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही लेक ऐसा है जहां से सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, और वो है सांभर लेक जो कि राजस्थान में है. तो ये स्टेटमेंट आपको डेफिनेटली अंडरलाइन करना है. बोर्ड की एग्जाम में बार बार आता है, सॉरी आपकी जो फाइनल एग्जाम होती है उसमें बार बार आता है. और इवन इसी स्टेटमेंट का जिक्र आप अगर आप अगले साल पढ़ोगे, सोशल साइंस की जो बोर्ड की टेक्स्ट बुक है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट आता है. सो फॉर एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर यू टू रिमेंबर दैट द सांबर लेक इज ओनली लेक इन इंडिया, ओके, व्हिच इज नोन एज अ saline lake and salt is produced from it. अब आगे बढ़ते हैं. Himalaya has many freshwater lakes which are formed due to glacial action. हिमालय रीजन में ग्लेशियल एक्शन से बने हुए काफी सारे लेक्स हैं. ग्लेशियल एक्शन यानी मैं आपको वापस याद दिला दूं
कि बर्फ से पिघला हुआ पानी कोई एक पर्टिकुलर जगह पे इकट्ठा होता है और वहां पे कुदरती रूप से जो लेक बन जाता है, दैट काइंड ऑफ लेक इज नोन एज ग्लेशियल लेक। तो ऑब्वियसली वो जगह ऐसी है, इसलिए वहां पे ग्लेशियल लेक्स बने हुए हैं जहाँ पे पानी मेल्ट होके, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल लेक्स वहां पे बने हैं। और उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल वुलर लेक जो कि कश्मीर में है। वुलर लेक इन कश्मीर हैज अ टेक्टोनिक ओरिजिन। ठीक है, वो टेक्टोनिक ओरिजिन यानी टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से वो बना हुआ लेक है। हजारों साल पहले वो बना हुआ था। ठीक है, यानी एक हिस्टोरिकल नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए। अदर फ्रेश वाटर लेक्स ऑफ दिस एरिया आर दाल, भीमताल, लोकताल, बड़ा पानी। थोड़े से अजीब नाम है, लेकिन आपको याद रखने हैं कि हिमालयन रीजन में जो ग्लेशियल लेक्स बने हुए हैं, ठीक है, वो हमने देखा कि वुलर लेक तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ दाल, भीमताल, लोकताल और बड़ा पानी। राइट नाउ लेक्स के बारे में हमने जो जानकारी लिया, ये एक इंट्रोडक्शन टाइप का जानकारी था। ठीक है, अब एक जनरल इंफॉर्मेशन हमारे लिए है छोटे से पैराग्राफ में, जहां पे समझाया गया है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स। हमारे जीवन में लेक्स का क्या महत्व है, रिवर्स का क्या महत्व है, वो हम अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि वो बहुत लार्ज वाटर बॉडी है। प्लस रिवर का पानी कंज्यूमेबल वाटर होता है, वो डायरेक्टली इरिगेशन में के काम में लिया जा सकता है, वो हम समझते हैं। लेक्स की बात थोड़ी सी अलग है, तो उसका इंपॉर्टेंस हम समझेंगे। Lakes are useful to man in many ways. Some rivers have originated from lakes. कुछ लेक्स ऐसे हैं जो बहुत बड़े होते हैं और कुछ रिवर्स लेक्स में से ओरिजिनेट होती है, इतने बड़े वो लेक होते हैं। जनरली ऐसा देखा जाता है कि रिवर की वजह से लेक होता है, बट देर आर सम लेक्स, देर आर सम रिवर्स बिकॉज ऑफ विच there are some lakes because of which the rivers have originated, especially when we talk about the smaller rivers of central India and the peninsular region. Then we can say that there are certain number of lakes present in India, okay, which are responsible for the origination of some rivers, smaller rivers. वो बहुत बड़ी नदियां नहीं होती है, क्योंकि obviously लेक में अगर पानी होता है तो ही वो रिवर में पानी जाता है, अदरवाइज नहीं होता है फिर। okay, the accumulated water can be utilized for irrigation and other purposes. नदी का पानी होता है बिल्कुल वैसे ही लेक में जमा हुआ पानी जो होता है वो इरिगेशन के लिए और दूसरे उपयोग के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं। The stored water can also be used during drought. इंडिया का जो वेदर है वो बहुत ही अनसर्टन है, ठीक है, इसलिए कई बार अगर मॉनसून सीजन में बारिश नहीं होती है, ड्रॉट का सीजन होता है, तो ये कलेक्टेड वाटर जो है वाटर बॉडीज में, जिसमें से लेक्स मेन है, उसका पानी हम उपयोग में ले सकते हैं एटलीस्ट उस सीजन के लिए। ठीक है, तो उस वक्त हमें पता चलता है, जब पानी की कमी होती है तब हमें पता चलता है कि पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। रिजर्वायर्स एंड लेक्स formed due to dam are useful for generating hydel power. ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में शायद आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, लेकिन इसको प्रोड्यूस किस तरह से किया जाता है वो शायद आपको नहीं पता होगा। तो मैं आपको एक छोटा सा जानकारी दे देता हूं कि पानी के फोर्स को उपयोग में लेकर, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है तो उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज हाइडल पावर। ठीक है, तो ऐसे वाटर रिजर्वायर्स जहाँ पे बहुत भारी मात्रा में पानी पड़ा हुआ है और एक पर्टिकुलर फोर्स से बहता हुआ पानी खास करके है वहां पे, ठीक है, तो उससे टरबाइन हम ऑपरेट कर सकते हैं एंड विथ दैट काइंड ऑफ मैकेनिज्म इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। आज के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल वे से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं थर्मल पावर स्टेशन से, तो ऑब्वियसली वो जो है वो कोल से चलता है, वहाँ पे बहुत भारी मात्रा में कोल जलाना पड़ता है तब जाके इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। बट अगेन कोल्स आर ग्रेजुअली एग्जॉस्टिंग, ओके, फ्रॉम दिस प्लैनेट,
So obviously we need to find out the alternative ways of producing electricity and generating energy. ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो जितने वाटर रिजर्वायर्स और लेक्स वगैरह रिवर्स वगैरह ज़्यादा होंगे, ठीक है, उतना वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो ये इस तरह से हमारे लिए उपयोगी है लेक्स। फ्यू लेक्स एनहांस द नेचुरल ब्यूटी, hence such lakes have been developed as tourist spot। ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने कश्मीर के लेक्स के कुछ एग्जांपल देखे जो कि टूरिस्ट स्पॉट के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी होती है, बहुत सारा पानी होता है, तो इट मेक्स अ काइंड ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल सीनरी फॉर द टूरिस्ट टू विजिट ओवर देयर। ठीक है, इसलिए टूरिज्म की इनकम भी गवर्नमेंट को होती है अगर ऐसे एरियाज को डेवलप किया जाए तो। लेक्स आर also important for fishery and as tourist resort। फिशरी के लिए और टूरिस्ट रिजोर्ट के नाम से भी लेक्स बहुत ही काम में आते हैं, जो नदी या समंदर के किनारे या लेक्स के किनारे जो रहने वाले जो मछुआरे होते हैं, ठीक है, वो फिशरीज का काम करके मछलियां पकड़ के उसको बेच के अपना लिविंग जो है वो चलाते हैं। ठीक है, उसके बाद नया टॉपिक है दैट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स। यहाँ पे हमने शुरुआत में जनरल इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स देखा था, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है रिवर्स का, उसके लिए एक पैराग्राफ दिया गया है। रिवर्स हैव रिमेन मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग ह्यूमन हिस्ट्री। इंसान का जो इतिहास है उसको पढ़ा जाए तो यही बात सामने आती है बार बार कि जहाँ पे रिवर्स होंगी वहां पे ह्यूमन पॉपुलेशन होगा, जहाँ पे रिवर्स नहीं होगी, खास करके ऐसे डेजर्ट एरिया, ड्राई रीजन, वहां पे ह्यूमन पॉपुलेशन होगा ही नहीं। ओके, तो इंसान की सोच पहले से वही है कि जहाँ पे पानी अवेलेबल रहेगा वहां पे हम लोग रहेंगे। तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। रिवर्स आर द नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, पानी का एक कुदरती सोर्स है। देयर आर वेरी मच important for many human activities and these rivers are very much important, we can say। ह्यूमन एक्टिविटीज, जो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज होती है उसके लिए रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वापस आपको याद दिला दूं कि रिवर का पानी जो है वो डायरेक्टली कंज्यूमेबल वाटर होता है। ठीक है, जितना भी पानी अवेलेबल है इस सरफेस पे, प्लैनेट के सरफेस के ऊपर, तो हाइड्रोस्फीयर उसका 71% कवर करता है। ठीक है, यानी 71% सरफेस के ऊपर पानी पानी भरा हुआ है, बट मोस्ट ऑफ इट, about 97% of it is a saline water. Only 3% of it is a kind of a consumable water for us। और वो 3% में से भी उसका 1/4% जो है, जितना 3% बचा है उसका 1/4% जो है, ओके, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आइस। ठीक है, जो पोलर कैप्स के ऊपर जो आइस जमा हुआ है, ठीक है, उस फॉर्म में वो सारा पानी है। तो ऑब्वियसली दैट ऑल्सो इज नॉट डायरेक्टली कंज्यूमेबल फॉर अस। तो इस हालात में रिवर्स जो है वो हमारे लिए पानी का मेन सोर्स बन जाती है, और इसीलिए इंसान रिवर्स के आसपास रहना ज्यादा पसंद करता है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड ड्यू टू रिवर्स। डायरेक्टली हमारे जो खाने की चीजें हम पकाते हैं जो एग्रीकल्चर के जरिए, उसमें पानी का उपयोग होता है। हमारी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज हम करते हैं मॉडर्न जमाने में देखा जाए तो एग्रीकल्चर के अलावा इंडस्ट्रीज का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, तो वहां पे भी बहुत पानी की जरूरत पड़ती है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस आल्सो फ्लरिश्ड अलोंग रिवर्स। ठीक है, पुराने जमाने से, सिर्फ आज के जमाने की बात नहीं है, लेकिन पुराने जमाने से लेकर जो सारे कल्चर्स, कम्युनिटीज हैं, उसका डेवलपमेंट रिवर के आसपास ही हुआ है। मेजर रिवर्स आर डेवलप्ड अलोंग द रिवर बैंक्स। मेजर सिटीज एक्चुअली आर डेवलप्ड अलोंग द रिवर बैंक्स। ठीक है, कोई ना कोई अगर हम सिटी का नाम लेंगे तो वहां से बहने वाली कोई ना कोई एक मेन रिवर होगी ही। जैसे कि गुजरात का मेन सिटी अहमदाबाद है, तो बराबर बीच में से साबरमती रिवर बहती है। एंड दिस इज अ ग्लोबल कॉन्सेप्ट। सिर्फ हम इंडिया की बात करें इसलिए ऐसा नहीं कि इंडिया के ही एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। ठीक है, इवन इससे भी बड़े बड़े रिवर्स में सिटीज जो है उसकी अगर एक एग्जाम्पल हम देंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोलकाता जो है काफी बड़ा शहर है, तो वहां से हुगली रिवर बहती है। लंदन सिटी में से बराबर बीच में से थेम्स रिवर बहती है। पेरिस सिटी में से बराबर बीच में से सीन रिवर बहती है।
तो ऑब्वियसली दीज सिटीज आर डेवलप्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रिवर ओनली। ओके, कोई भी बड़ा शहर जो पनपता है, डेवलप होता है, तो वो रिवर की एग्जिस्टेंस की वजह से होता है। अगर रिवर ना होता तो ये सिटीज भी डेवलप ना होते। सो मैनी सच एग्जाम्पल्स हैव बीन गिवन इन द टेक्स्ट बुक। दिल्ली, अहमदाबाद, भरूच, कोलकाता, ठीक है, सूरत, वो सारे एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। रिवर इज कंसिडर्ड टू बी द बेस फॉर एग्रेरियन कंट्री लाइक इंडिया। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, एग्रेरियन कंट्री। हमारा देश एग्रेरियन कंट्री है। जो कंट्री एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर करता है उसको एग्रेरियन कंट्री कहा जाता है। इवन टुडे ऑल्सो इन दिस ईयर ऑफ 2020 also more than 60% of the total population of India is dependent on agriculture। ठीक है, हालांकि ये रेशियो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा प्रोपोर्शन जो है वो अभी आज भी एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर करता है। सो इंडिया इज एन एग्रेरियन कंट्री। तो उस हालात में हमारे लिए रिवर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे हमने ये भी देखा कि हाइडल पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वाटरवेज, उसके लिए भी रिवर्स बहुत काम में आती है। सो दीज वर द इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो हमें ये समझाते हैं कि रिवर्स का इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या होता है। बट अनफॉर्चुनेटली रिवर्स आर नॉट वेरी वेल मेंटेन्ड इन इंडिया। एक बहुत ही दुख की बात है कि इंडिया में रिवर्स को ठीक से, ढंग से मेंटेन नहीं किया जाता है, और ये जिम्मेदारी एक्चुअली हम सबकी है। ऐसा हम नहीं सोच सकते कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्योंकि वो हम लोग यूज करते हैं। सो ऑब्वियसली ह्यूमन अवेयरनेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो किस हद तक रिवर्स पोल्यूटेड हुई है, ठीक है, तो उसका डिस्कशन अब हम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा है रिवर पोल्यूशन, वहां पे, ठीक है। सो रिवर पोल्यूशन, river water is used more in domestic activities, agriculture and in industrial production। ठीक है, डोमेस्टिक एक्टिविटीज यानी हमारे घर के लिए हम बहुत सारा पानी यूज करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए भी यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में भी पानी यूज किया जाता है रिवर्स का। ओके, तो इस तरह से देखा जाए तो रिवर्स आर नोन एज लोक माता। ये एक हिंदी वर्ड है, लोक माता, ठीक है। सो इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी होली एंड येट we release industrial effluents in the river। ये हमारे लिए बहुत पवित्र है। कोई भी नदी जो है उसको इंडियन कल्चर के हिसाब से हम उसको होली रिवर मानते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली, नोइंगली और अननोइंगली, वी रिलीज द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इनटू रिवर वाटर। बहुत भारी मात्रा में इंडस्ट्रीज का कचरा और इवन उसके अलावा भी जो पोल्यूटेड मटेरियल जो होता है, वेस्ट, ठीक है, अब वो पानी में डाला जाता है, जिससे पानी खराब होता है। The sewage water is dumped into the river near the city। आपने शायद देखा ही होगा कि शहरों में जो नदियां बहती है वो ज्यादा करके कोई क्लीन वाटर वहां पे होता नहीं है, क्योंकि हर रोज के लेवल पे वहां पे कचरा जमा होता है। इंडस्ट्रीज उसके लिए लार्जली रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन नॉर्मली जो दूसरे जो ह्यूमंस होते हैं उनकी एक्टिविटीज की वजह से भी रिवर्स पोल्यूट होती है। ओके, और भारी मात्रा में हर रोज कचरा वहां पे जमा होता है। बिसाइड्स वी ऑल्सो थ्रो सॉलिड वेस्ट इन द रिवर। सॉलिड वेस्ट कचरा हर रोज वहां पे फेंका जाता है। एज अ रिजल्ट द रिवर वाटर इज पोल्यूटेड, इसीलिए पानी खराब होता है। Thus water pollution increases due to industrialization and urbanization। फिर ह्यूमन पॉपुलेशन तो हर रोज बढ़ती ही रहती है, ठीक है, और वो बढ़ती हुई जनसंख्या में भी ऐसी जनसंख्या ज्यादा है जो गांव में से सिटी में माइग्रेट कर रही है दिन प्रतिदिन। आज का जमाना ऐसा है कि लाइक कॉन्ट्ररी टू द अर्लियर टाइम वेयर द पीपल यूज्ड टू लिव इन द विलेजेस, नाउअडेज पीपल प्रेफर टू लिव इन द सिटी एरियाज। तो जितने, क्योंकि सिटी एरिया में कोई ना कोई बड़ी रिवर होती है, तो जितने लोग ज्यादा होंगे सिटी एरिया में, वहां पर पोल्यूशन होने की संभावना भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऑलरेडी लैक ऑफ अवेयरनेस तो है ही, लेकिन साथ साथ वो पॉपुलेशन भी बढ़ती जाती है शहरों की, इसलिए रिवर्स भी दिन ब दिन जो है वो उसका पानी खराब होता जा रहा है। पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर हैज बिकम आवर नेशनल प्रॉब्लम। ये हमारा राष्ट्रीय समस्या है हमारी, ठीक है, और बहुत बड़ी समस्या है।
गवर्नमेंट इज पुटिंग इन स्पेशल एफर्ट्स टू प्रिवेंट रिवर पोल्यूशन। जितना हो सकता है उतना गवर्नमेंट तो एफर्ट्स करती ही है रिवर पोल्यूशन को रोकने का, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पब्लिक अवेयरनेस ज़्यादा मायने रखती है। ओके, एट दिस पॉइंट द पब्लिक पार्टिसिपेशन इज इक्वली एक्सपेक्टेड अलोंग विद द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स। ओके, इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये काम गवर्नमेंट का है, रिवर अगर खराब हो गई है तो उसको साफ करने का काम गवर्नमेंट का है। ऑब्वियसली वो बात सही है, लेकिन रिवर खराब ना हो वो देखने का काम हमारा है। ओके, दैट लेवल ऑफ अवेयरनेस एट लीस्ट और एट दैट लेवल वी शुड हैव इट। ओके, चलो अब लास्ट पैराग्राफ है इस लेसन का कि रिवर वाटर जो पोल्यूशन इतनी हद तक फैला हुआ है तो उसको प्रिवेंट किस तरह से करना चाहिए, उसका एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है। मेजर्स टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन, ये पॉइंट का नाम है, पेज नंबर 120। ठीक है, कि सबसे पहला पॉइंट है उसमें, रूल्स टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड वेरी स्ट्रिक्टली। गवर्नमेंट की ओर से ऐसे रूल्स बनाने चाहिए या तो सोसाइटी की ओर से कि पानी का पोल्यूशन जिससे रोका जा सके इफेक्टिवली। ठीक है, water purification projects must be implemented through National River Conservation Project। ये एक बहुत अच्छा सजेशन है कि रिवर के पानी को साफ सुथरा बनाने के लिए वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज फॉर एग्जांपल अमेरिका, कनाडा है, ठीक है, फिर ऐसे देश जहाँ पे रिवर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, चाइना है फॉर एग्जांपल, रशिया, नेदरलैंड्स, इंग्लैंड, फ्रांस, वहाँ पे वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स बहुत सारे हैं। ठीक है, और इसलिए उनके पास कंज्यूमेबल वाटर बहुत भारी मात्रा में है। लिटरली दे गेट द वाटर सप्लाई इन ईच एंड एवरी हाउस होल्ड फॉर 24 आवर्स। ठीक है, हर रोज 2400 घंटे उनके घरों में पानी आता है। तो इसका रीजन यही है कि उन्होंने रिवर वाटर को डायरेक्टली, एकदम प्योर वाटर जो डायरेक्टली कंज्यूमेबल होता है, उसमें कन्वर्ट किया है। एंड दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट। तो ये टेक्निक इंडिया में, ये टेक्नोलॉजी लाने की इंडिया में भी बहुत जरूरी है। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट एक गवर्निंग बॉडी है जो ऐसा कोशिश कर रही है, और होपफुली कि कुछ सालों में ऐसे वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट्स इंडिया में हर जगह पे आ जाएंगे, इनफैक्ट हर स्टेट में आ जाएंगे। स्ट्रिक्ट रूल्स शुड बी फॉर्म टू प्रिवेंट इंडस्ट्रियल यूनिट्स फ्रॉम रिलीजिंग इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इन द रिवर। जो इंडस्ट्रीज चलाई जा रही है, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वगैरह, ठीक है, वो अपना वेस्ट मटेरियल, खास करके केमिकल इंडस्ट्रीज, वो अपना वेस्ट पानी में ना बहाए, उसके लिए गवर्नमेंट की ओर से बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स उनको जारी करने चाहिए। एंड इन केस इवन आफ्टर दैट द पोल्यूशन is occurred from their side, then the strict action should be taken against them। ठीक है, अगर वो रूल्स का वायोलेशन करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये ऑब्वियसली ये एक गवर्नमेंट का एक रिकमेंडेशन हो सकता है। इंडस्ट्रियल यूनिट्स शुड बी filter harmful contents from the chemical effluents before releasing them the river। ओके, कई बार ऐसा अनअवॉइडेबल सिचुएशन आ जाती है कि पानी में एफ्लुएंट जो है वो रिलीज करना जरूरी होता है, लेकिन एटलीस्ट उनको वो एफ्लुएंट्स को इस तरह से फिल्टर करने चाहिए ताकि हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस उसमें ना आ पाए। ओके, ऐसा भी कुछ एक मिड टर्म वे वो निकाल सकते हैं। In order to keep the river water clean, every citizen should take care not to mix up the domestic waste into the river। हम लोग भी हमारा डोमेस्टिक वेस्ट रिवर में डालते रहते हैं, ठीक है, बहुत भारी मात्रा में ऐसा वेस्ट जो है वो रिवर में पाया गया है, जो इधर उधर लोग ऐसे चलते फिरते, घूमते फिरते ही बस फेंक देते हैं। तो वो एक्टिविटी भी हमारी ओर से बंद होनी चाहिए, राइट। So these are the kind of effective measures that we can take in order to keep the river water clean and in a usable condition। अब नीचे लाइक टू नो में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं जो 1 मार्क क्वेश्चन के लिए आपको काम में आ सकते हैं। पहला पॉइंट है एनसीआरबी, दैट इज नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट।
ओके, जो कि एक गवर्निंग बॉडी है। रिसेंटली उसको एस्टैब्लिश किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जो रिवर का पानी जो है वो क्लीन रहे उसका ध्यान रखती है। साथ ही साथ वहाँ पे एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी चल रहा है, एक छोटा सा रिसर्च का टीम भी है, जो रिवर वाटर को किस तरह से प्यूरिफाई करके यूज़ किया जाए वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है। Second point is National River Conservation Project was introduced at the second stage of Ganga River purification. कुछ सालों पहले गंगा रिवर प्यूरिफिकेशन का लगभग 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट फिगर है, फिगर उससे शायद ज़्यादा हो सकती है थोड़ी, लेकिन उसके साथ साथ ही ये ऑब्वियसली गंगा रिवर को प्यूरिफाई करने के लिए था, लेकिन साथ ही साथ में दूसरी ऐसी बड़ी बड़ी रिवर्स जिसका पानी बहुत खराब हो चुका है उसको प्यूरिफाई करने के लिए नेशनल रिवर्स कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है वो काम ऑलरेडी कर रहा है। कुछ 6-7 साल से ये काम चल रहा है, एंड होपफुली द सिचुएशन रिगार्डिंग द रिवर पोल्यूशन विल डेफिनेटली इंप्रूव इन द कमिंग ईयर्स। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर फाइनली। ओके, आपको टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज करना है और सिर्फ उसका ही एक्सरसाइज करना है, बाहर के कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें नहीं है। ठीक है, एंड द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी टू फाइंड। आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड that you find the answers directly from the textbook, in case if you do not have any other reference book with you right now. But in case if you want to take the help of reference book, then again I would like to remind you that you should make use of a CAM publication of social science, Navneet publication of social science, or else you can also use the Ocean publication for social science. Okay, तो वहाँ से आपको डायरेक्टली उसके आंसर मिल जाएंगे। Even after that, if any doubt remains in your mind, then directly convey it to me. Okay, thank you very much for your time and enjoy with your family.